क्लास 10th हिस्ट्री 9 चैप्टर हेरिटेज मैनेजमेंट। हेरिटेज मतलब विरासत, जो हमें चीज़ें विरासत में मिली है हमारे पूर्वजों से, जो मॉन्यूमेंट्स है या जो कल्चर है, ट्रेडिशन है। मॉन्यूमेंट्स मतलब जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स है या कोई केव है, फोर्ट है, ठीक है, किले हैं। और कल्चर मतलब संस्कृति है जो हमारे पूर्वजों के ज़माने से चली आ रही हैं, रीति रिवाज है जो हमारे पूर्वजों के ज़माने से चले आ रहे हैं, उसे हेरिटेज कहते हैं। उनका मैनेजमेंट, तो पूर्वजों के जो छोड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, जो उन्होंने उस समय बनाई थी एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें और वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट। तो सेम टाइप का चैप्टर हमने इंग्लिश में भी पढ़ा, अभी हिस्ट्री में भी सेम टाइप का चैप्टर है, बस यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे क्या होता है हेरिटेज और वो पढ़ा था, और यहाँ पे हेरिटेज को कैसे मैनेज किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सारी हिस्टोरिकल चीज़ें, ठीक है, जो पास्ट टाइम में, जो एंशंट ज़माने में थी, पुराने ज़माने में थी, वो हमारे लिए हेरिटेज है। सो फर्स्ट, सोर्सेस। So the sources of history and all the history books that are available today are the result of diligent work of several historian। ठीक है, जितने भी हिस्ट्री की सोर्सेस है जहाँ से हिस्ट्री पा सकते हैं, और हिस्ट्री की बुक्स जो आज अवेलेबल है हमारे पास, ये सब क्या है? ये सब डिलीजेंट वर्क है। डिलीजेंट मीन्स केयरफुल, बहुत संभाल के और बहुत देखभाल के साथ कोशिश की गई। तो ये डिलीजेंट वर्क है किसका? बहुत सारे हिस्टोरियंस का। आज जो भी हिस्टोरिक चीज़ें हमारे पास, जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हमारे पास है, वो हिस्टोरियंस का काम है, ठीक है, जो उन लोगों ने बहुत संभाल के, बहुत देख रेख के किया। इंस्टीट्यूट लाइक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स एंड आर्चिव कंजर्व्स एंड प्रिजर्व्स दिस प्रेशियस हिस्टोरिकल हेरिटेज। इंस्टीट्यूट जैसे कि लाइब्रेरी, जहाँ पे किताबें होती हैं, म्यूज़ियम्स जहाँ पे पुरानी चीज़ें, जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को संभाल के रखा जाता है, आर्चीव्स जहाँ पे पुराने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखा जाता है, ये सबको बचाया जाता है, संभाला जाता है। हिस्टोरिक, ये सब हमारे लिए कीमती, प्रेशियस, कीमती हिस्टोरिकल ऐतिहासिक हेरिटेज है, ठीक है, विरासत है। दे चूज इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेन फ्रॉम द हेरिटेज कलेक्शन एंड एग्जिबिट देम। और एग्जीबिशन के लिए पुराने खास इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेंस मतलब सैंपल लिए जाते हैं, जो हिस्टोरिक, कहीं पे भी हिस्टोरिक एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन मतलब डिस्प्ले में रखी जाती है हिस्टोरिक चीज़ें, तो उसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट सैंपल लिए जाते हैं वो हेरिटेज के कलेक्शन से, और उनको डिस्प्ले में रखा जाता है। They also publish research journal, informative pamphlets, leaflet, poster, etc. इसके अलावा वो लोग जो हेरिटेज मैनेजमेंट करते हैं, वो लोग रिसर्च जर्नल भी बनाते हैं, और इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स यानी एक पेपर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, जैसे आप कोई कहीं पे, जैसे कोई होटल है तो होटल का पब्लिसिटी के लिए पैम्पलेट्स बनाई जाती हैं। क्लासेस की पब्लिसिटी के लिए पैम्पलेट्स स्टूडेंट्स ने देखा होगा, जो स्कूल के बाहर या फिर बैनर लगे होते हैं वॉल पे, ठीक है, पैम्पलेट्स, वो बैनर को पोस्टर कहते हैं। और लीफलेट, छोटी चिट्ठी जिसमें उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा है। द डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट विच आर नॉट एग्जिबिटेड बट हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट आर स्टोर्ड इन द म्यूजियम एंड आर्चीव आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट फॉर देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। जो डॉक्यूमेंट्स या जो कलाकृतियाँ, जो लिखी हुई या फोटोग्राफ्स या जो भी है, जो भी पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंट्स, आर्टफैक्ट, कलाकृति, जो भी डॉक्यूमेंट्स या कलाकृति है जिसको एग्जिबिट नहीं कर सकते, जिसको डिस्प्ले नहीं कर सकते, जिसको एग्जिबिशन में नहीं रख सकते, उस वैसी ऐतिहासिक, लेकिन वो ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, वैसे डॉक्यूमेंट और आर्टफैक्ट को स्टोर किया जाता है म्यूज़ियम में या आर्चिव में। म्यूज़ियम में अगर कोई सामान्य चीज़ है तो म्यूज़ियम में, अगर कोई पेपर है, बुक है, तो आर्चिव में, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग लेकिन वो स्टोर करने से पहले उस पर ट्रीटमेंट करते हैं, यानी उसको अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, केमिकल्स वगैरह उस पर अच्छे से अप्लाई करते हैं, ताकि जैसे कीड़ों से या दीमक से उसको नुकसान ना हो, या कोई दूसरे
ऑर्गेनिज्म से या फंगस से वो ख़राब ना हो, तो पहले उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं और फिर उसको, मतलब ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, ताकि उसको बचाया और संभाला जा सके, ताकि उसको लंबे समय तक संभाल के बचा के रखा जा सके। दोज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टफैक्ट आर मेड अवेलेबल टू रिसर्चर्स। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स और आर्टफैक्ट किसको देते हैं, रिसर्चर्स लोग को देखते हैं, जो हिस्टोरिकल रिसर्चर्स रहते हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, उन लोग को ज़रूरत पड़ने पर ऐसे डॉक्यूमेंट और कलाकृति आर्टफैक्ट दिए जाते हैं एज वेन एवर नेसेसरी, जब उनको ज़रूरत हो। लाइब्रेरीज कंजर्व, प्रिजर्व एंड मैनेज द बुक। लाइब्रेरीज का काम क्या है, बचाना, संभालना और अच्छे से रखना, किसको, बुक्स को। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, they are conservation and preservation. Each step like collecting the sources of history, creating their record and indexes, exhibiting manuscript, old books and artifact after completing necessary treatment requires very careful handling and मैनेजमेंट। ठीक है, देखो बहुत सारे स्टेप्स क्या है इसमें। पहले तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जमा करना, ठीक है, उनके रिकॉर्ड क्रिएट करना, उनका इंडेक्स बनाना। रिकॉर्ड मतलब जर्नल में उनके बारे में लिखना कि ये हिस्ट्री है, ये साल का, ये उनका इंडेक्स बनाना, जमा करना, उनको रिकॉर्ड करके लिखना, उनका इंडेक्स बनाना, फिर मैन्यूस्क्रिप्ट को एग्जिबिट करना। एग्जिबिट का मतलब शो, रीड, अंडरस्टैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखी हुई है एंशियंट राइटिंग में या एंशियंट लैंग्वेज में जो लिखे हुए प्लेट से पाए गए या कॉइन्स पाए गए या वॉल पे लिखा हुआ पाया गया, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ओल्ड बुक्स, पुरानी बुक्स को या कलाकृति को, आर्टफैक्ट, ये सब पे नेसेसरी ट्रीटमेंट करेंगे। जितना उसको बचाने और संभालने के लिए जो ट्रीटमेंट है वो करने के बाद उसको केयरफुली हैंडल करते हुए रखा जाएगा, मतलब उसको संभाल कर उसकी देख रेख करेगी, उसको स्टोर किया जाएगा। इट नीड्स पीपल विथ स्पेसिफिक स्किल। उसके लिए कौन चाहिए, ऐसे इंसान चाहिए जिनके अंदर खास कला हो। ओनली ट्रेंड पर्सन, जो अच्छे से जो ट्रेंड हो, जो हिस्टोरियन का ट्रेनिंग कर चुका हो और जो ड्यूली क्वालिफाइड हो, कैन टेक अप द टास्क। जो जिसने ट्रेनिंग ली हो, ठीक है, जो स्किलफुल हो, कलाकार हो, ये सब चीज़ों में माहिर हो, स्किल मतलब माहिर हो, एक्सपर्ट हो, ठीक है, और जो ड्यूली क्वालिफाइड हो। ड्यूली मतलब टाइम टू टाइम, रेगुलरली, प्रॉपरली क्वालिफाइड, सीखा हुआ हो, नॉलेज है उसके पास, कैन टेक द टास्क, वही ये काम कर सकता है। ठीक है, पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करना, उसके रिकॉर्ड लिखना, उसके इंडेक्स बनाना, और जो एंशियंट लिखा हुआ है, जो पुराने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको समझना, और पुरानी किताबें और कलाकृतियों को प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर संभाल कर रखना, उसको मैनेजमेंट करना, ये सब काम है। लेकिन इसके लिए कैसा आदमी चाहिए, जो उसमें माहिर हो, एक्सपर्ट हो, ट्रेंड हो, ठीक है, और टाइम टू टाइम वो टास्क के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, उस काम के लिए, टास्क मतलब काम के लिए क्वालिफाइड हो। नेक्स्ट, ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ फोल्क सॉन्ग एंड फोल्क टेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, देखो, जमा करना और अरेंज करना। कंपाइलिंग मतलब एक के बाद एक लाइन में लगाते जाना, जमा करना और अरेंज करके रखना क्या, फोक सॉन्ग। ठीक है, फोक मतलब बंजारों के जो गाने, पुराने जो पहले से चले आ रहे हैं वैसे गानों को और वैसी कहानियों को जमा करना और संभाल के रखना। सेकेंड पॉइंट है क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कंपाइल्ड मटेरियल। फिर उसको क्लासीफाई करना, मतलब ऑर्डर वाइज देखना, कौन सा पहला है, कौन सा बाद में, कौन किसने किया। एनालाइज, उसको पहचानना। इंटरप्रेट, उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, पहचानना, समझना और ऑर्डर में क्लासीफाई करना। कंपाइल्ड मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसको कंपाइल करके रखना, मतलब एक के बाद एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन, उसका एनालाइजिंग करना और इंटरप्रेट करना। पब्लिशिंग द रिजल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव रिसर्च, और अगर किसी पे रिसर्च हुई है तो उसके रिसर्च के रिजल्ट को पब्लिश करना। ये सब ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आता है, ये सब ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। सेकेंड, नेसेसरी ट्रेनिंग। अब इसके लिए ट्रेनिंग क्या है, देखो, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी का एक्सपर्ट होना चाहिए। जो भी बंदा ये टास्क ले रहा है उसको सोशियोलॉजी यानी ह्यूमन बिहेवियर,
पूर्व उस ज़माने के ह्यूमन का बिहेवियर, और एंथ्रोपोलॉजी यानी ह्यूमन बींग का ओरिजिन क्या कैसे हुआ, ह्यूमन बींग का कल्चर कौन से है, कल्चर मतलब संस्कृति, कौन सी मान्यता के लोग कौन से इलाके में पाए जाते थे, कौन सी उनके संस्कृति क्या थी, उनका कल्चर क्या था, उनका ट्रेडिशन रहन सहन खान पान क्या था, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये सब स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। बिहेवियर वाली स्टडी को, बिहेवियर जैसे देखो ना, लोगों में गुस्से का बिहेवियर होता है, कुछ लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं तो कुछ लोग बहुत रूड होते हैं, तो कुछ लोग बहुत हंसमुख होते हैं, तो कुछ लोग हमेशा सैड सैड उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, वैसा। तो ये सोशियोलॉजी में आता है। और एंथ्रोपोलॉजी के ओरिजिन कहाँ से, वो लोगों का जो पूर्वज थे वो कब कैसे ओरिजिन हुए, कहाँ के कहाँ से कैसे बसे, कहाँ बसे, और उनका रहन सहन खान पान, उनकी मान्यता क्या थी, बिलीफ्स क्या था, ये सब एंथ्रोपोलॉजी में आता है। सोशल साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइंड, दिमाग, लोगों का दिमाग समझना या वो दिमाग रीड करना, साइकोलॉजी। माइथोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक, माइथोलॉजी मतलब मान्यता, बिलीव्स, माइथोलॉजी मतलब बिलीव्स, मान्यता के वो धार्मिक कौन से धर्म में बिलीव करते हैं, उनकी धार्मिक कथा या धार्मिक स्टोरीज क्या है, ग्रंथ क्या है। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, भाषा का नॉलेज होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और हेरिटेज मैनेजमेंट में जो जॉब कर रहा है उसको लाइब्रेरी साइंस का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज रहना चाहिए। मतलब ये सब ओरल सोर्सेज के लिए ज़रूरी है, ओरल सोर्सेज के लिए ये सब ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, फिर हिस्ट्री क्या है और हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या क्या है ये जानना उसको ज़रूरी है, ये उसको आना चाहिए। राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल, और फाइनली उसको रिपोर्ट लिखने आनी चाहिए, जो भी रिसर्च हुआ उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए, और आर्टिकल लिखने आना चाहिए। ऑलराइट, सो बाय दैट वी हैव फिनिश ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट इज रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का लिखित वाला सोर्स क्या है। रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, collecting coins and copper plates with inscription on them, documents like official record, personal correspondence and diaries, historical books, old books। देखो रिटर्न सोर्सेज जो लिखित में है हिस्ट्री के सोर्सेज उसके बारे में, तो उसमें फर्स्ट क्या है, कॉइन्स कलेक्ट करना, कॉइन पे कुछ ना कुछ लिखा होगा तो वो कॉइन्स कलेक्ट करना। कॉपर प्लेट्स, तांबे की जो प्लेट्स, ठीक है, विथ इंस्क्रिप्शन ऑन देम, तांबे की प्लेट पर कुछ गुता हुआ, कुछ गुताई किया हुआ, इंस्क्रिप्शन ऑन देम। डॉक्यूमेंट्स लाइक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, इसके अलावा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स यानी जो किंग वगैरह का जो फरमान रहेगा, या फिर रूलर जो भी ब्रिटिश रूलर हो, फ्रेंच रूलर हो, उनका जो लिखा हुआ रिकॉर्ड्स। पर्सनल करस्पॉन्डेंस या किसी का पर्सनल लेटर, करस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर्स, एंड डायरीज। हिस्टोरिकल बुक, ये सब लिखा हुआ, जो लिखी हुई चीज़ें रहती ना उसके बारे में, वो सब रिटर्न सोर्स में आता है। जैसे किसी का लेटर लिखा हुआ है, या किसी द्वारा डायरी लिखी हुई है, या हिस्टोरिकल बुक लिखी हुई है बाय सम हिस्टोरियन। ओल्ड बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब उसकी भाषा में जो लिखा हुआ है, गुताई की हुई। पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा, ये सब रिटर्न सोर्स है। ओरल सोर्स जो ज़ुबान से चलते हैं, रिटर्न सोर्स जो कहीं पे प्रिंट है या कहीं पे लिखा हुआ है, बाय हैंड रिटर्न हो या कहीं पर भी उसका इम्प्रेशन है एक्सेट्रा। नेक्स्ट, कंप्लीट नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनको अच्छी तरह से साफ़ करके उनको बचाना चाहिए, उनको संभालने का मतलब उनको अच्छे से साफ़ करके उनको संभालने और बचाने का जो कार्य है वो पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट, असर्टनिंग द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिला है उसकी उसका वैल्यू फाइंड करने का कि वो कितना कीमती है, कितना पुराना है, क्योंकि जितना पुराना रहेगा उतना उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। तो जो भी पाया गया है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, उसका वैल्यू पता करना है, उसको फाइंड करना है। एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट, फिर जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसको एग्जिबिट करना है, यानी उसका एग्जीबिशन करना है, मतलब उसको लोगों में डिस्प्ले करना है, लोगों को शो करना है।
नेक्स्ट पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट, और फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स एडिट हो चुके हैं, मतलब जांच पड़ताल हो चुकी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स एनालाइज हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं, उसको पब्लिश करना, उसको छापना, और उसकी रिसर्च रिपोर्ट को भी पब्लिश करना। नेक्स्ट नेसेसरी ट्रेनिंग, इसके लिए ट्रेनिंग क्या क्या ज़रूरी है। देखो ओरल के लिए ये सब ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो लोग जमा करते हैं उनको ये सारी ट्रेनिंग रहना चाहिए। अब रिटर्न के लिए क्या क्या ट्रेनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट लाइक ब्राह्मी, मोदी, पर्शियन एंड देयर डेवलपमेंट, तो ये सब नॉलेज होनी चाहिए। कैसी नॉलेज, स्क्रिप्ट रीड करने आना चाहिए, लाइंस किसकी, ब्राह्मी लैंग्वेज की, मोदी लैंग्वेज की, पर्शियन की, और ऐसी दूसरे डेवलपमेंट की। नेक्स्ट बेसिक नॉलेज ऑफ social organization and tradition, literature and cultural dynasties, administrative system etc. of the past society, जो गुजर गई, जो पास पुरानी सोसाइटीज़ थी, जो पुरानी सोसाइटीज़ थी उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनकी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, और उनके जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशन, रीति रिवाज, उनकी जो लिटरेचर है, मतलब जो वो पढ़ लिखते थे, जो बोलते थे, ठीक है, जो लैंग्वेजेस, और उनका संस्कृति, कल्चरल, और डायनेस्टीज ऑफ, और डायनेस्टीज मतलब राजा, रूलर्स, राजा मतलब राजा के बाद उसका बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, उसको बोलते हैं डायनेस्टीज। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर उनका रूल करने का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनका कानूनी व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा ऑफ पास्ट सोसाइटी, ये सब पास्ट यानी पहले की सोसाइटी की, ये सब की नॉलेज होना चाहिए। मतलब ये ट्रेनिंग में आता है किसका, जो रिटर्न सोर्स का काम करते हैं, जो रिटर्न सोर्स कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उनको ये सारी नेसेसरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड ट्रेनिंग में उसको ये सारी नॉलेज होना चाहिए। थर्ड में क्या रहना चाहिए, नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ देयर डेवलपमेंट, ठीक है, उसको नॉलेज रहना चाहिए स्कूल और स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मतलब स्कूल्स के नॉलेज रहना चाहिए कि वो टाइम पे जो स्कूल्स थी और वो टाइम पे कौन से स्टाइल की पेंटिंग यूज़ करती थी, की जाती थी, वो टाइम पे स्कल्पचरल आर्ट कैसा था, स्कल्पचरल मतलब स्टैच्यू बनाने का, मूर्ति बनाने का जो कला था वो, एंड हिस्ट्री ऑफ देयर डेवलपमेंट, और उसमें कैसा डेवलपमेंट हुआ उसकी हिस्ट्री का ट्रेनिंग या उसकी हिस्ट्री का नॉलेज इसको रहना चाहिए। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ पेपर, इंक एंड कलर, फिर उस टाइम पे कौन से पेपर्स यूज़ होते थे, कौन सी इंक यूज़ होती थी, कौन सा कलर, ये सब का भी उसको नॉलेज रहना चाहिए जो रिटर्न सोर्सेस कलेक्ट करता है, ठीक है, हिस्ट्री के। फिफ्थ नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल्स यूज फॉर इंस्क्रिप्शन, फिर उसको जो पत्थर या मेटल यूज़ होते थे गुताई करने के लिए उसका भी नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड केमिकल यूज इन वेरियस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, फिर कोई भी हिस्टोरिकल, कोई भी पुराने डॉक्यूमेंट्स को साफ करने के लिए, बचाने और संभालने के लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं, और जो इक्विपमेंट, जो सादो सामान यूज़ होते हैं, जो मशीन्स यूज़ होती, उसका भी उसको नॉलेज रहना चाहिए। नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोच ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशन इन म्यूजियम, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर उसको ये भी नॉलेज रहना चाहिए क्या, कि एग्जीबिशन को कैसे मैनेज करते हैं, जो म्यूज़ियम में या फिर कोई आर्ट गैलरी वगैरह में जो ये सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक है, जो हिस्टोरिकल चीज़ें रखते हैं म्यूज़ियम में या आर्ट गैलरी में, तो वैसे एग्जीबिशन को कैसे मैनेज करना चाहिए। एग्जीबिशन क्या होता है, एक डिस्प्ले होता है काम का, जिसमें लोग आके उसको देखते हैं कि कौन सा काम क्या है, तो उसका नॉलेज होना चाहिए। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल, और फाइनली इसको रिसर्च रिपोर्ट और आर्टिकल लिखने आना चाहिए। सो ये सब रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो भी रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री में ट्रेनिंग लेना चाहता है उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, पहले ओरल था, फिर रिटर्न था, अब तीसरा क्या है, मटेरियल, फिर इसके लिए भी क्या नेसेसरी ट्रेनिंग है आगे देखेंगे। मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, थर्ड है मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कलेक्टिंग आर्टफैक्ट, कलाकृति को जमा करना, क्लासीफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट्स, फिर तारीख के हिसाब से, ऐतिहासिक तारीख के हिसाब से उनको अरेंज करना, उनको क्लासीफाई करना, एंड टाइप, और जो टाइप है, एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्स, और फिर उसका इंडेक्स बनाना,
completing necessary mechanical and chemical process of cleaning for conservation and preservation of collecting documents. देखो ये पॉइंट सब जगह है. कौन सा पॉइंट? नेसेसरी केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस करके साफ रखने के लिए और बचाने के लिए और संभालने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है या आर्टफैक्ट है या जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं. थर्ड, अरेंजिंग, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को संभालना बचाना वो सब है, उसमें जो भी प्रोसेस यूज़ किए गए. और नेक्स्ट क्या है? एग्जीबिशन करना. देखो ये पॉइंट भी सब में मिलेगा, यानी म्यूज़ियम या फिर आर्ट गैलरी या ऐसा कोई भी एग्जीबिशन करके वो आर्टफैक्ट या उसका डुप्लीकेट कॉपी लोगों को दिखाना. ठीक है, रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट. नेक्स्ट, राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल अबाउट कलेक्टेड आर्टफैक्ट. जो भी आर्टफैक्ट मिला या जो भी डॉक्यूमेंट मिला है उस पर रिसर्च रिपोर्ट देना. ठीक है, उस पर रिसर्च को लिखना और पब्लिश करना, छापना बुक में. ठीक है. सेकेंड लास्ट, क्लासीफाइंग फॉसिल ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्स. फिर जो डेड बॉडीज़ और डेड प्लांट्स एनिमल्स जो बहुत पहले मर के ज़मीन में उनके फॉसिल मिल रहे हैं. ठीक है, डेड प्लांट्स या डेड एनिमल के जो फॉसिल मिल रहे हैं अर्थ से खुदाई में, उसके ऊपर इंडेक्स बनाना, उनको क्लासीफाई करके उनका इंडेक्स बनाना, उनको अलग अलग श्रेणी में बांट कर उसका इंडेक्स बनाना. एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड फॉसिल और देयर रेप्लिकास. और फिर जो भी फॉसिल मिले हैं उसका एग्जीबिशन करना, उसको डिस्प्ले में लाना, या वो ओरिजिनल नहीं तो उसका डुप्लीकेट बनाकर उसको एग्जीबिशन करना, एग्जिबिट करना. अब मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के लिए भी कुछ नेसेसरी ट्रेनिंग है. जो मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में काम करेंगे उनके लिए भी कुछ ज़रूरी ट्रेनिंग है. क्या है ट्रेनिंग? बेसिक नॉलेज ऑफ आर्कोलॉजिकल मेथड एंड थियोरी हिस्टोरी. तो उनको क्या रहना चाहिए? आर्कोलॉजी का बेसिक मेथड पता रहना चाहिए, बेसिक नॉलेज रहना चाहिए आर्कोलॉजी के मेथड का और उसकी थियोरी का. हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, इसके अलावा उसको क्या मालूम रहना चाहिए? इतिहास, पहले के जो सिविलाइजेशन थे, पहले जो लोग बसे थे, पहले जो लोगों का बसेरा था उसका इतिहास भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ रीजनल सोर्सेज ऑफ मटेरियल लाइक स्टोन, मिनरल, मेटल एंड क्ले यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टफैक्ट एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. फिर जो भी आर्टफैक्ट, जो भी स्कल्पचर, स्टैच्यू या कोई भी कलाकृति मिली है, तो उसमें जो स्टोन यूज़ हो रहा है या मिनरल यूज़ हुआ या मेटल यूज़ हुआ या क्ले से बनाया गया है, ठीक है, इसमें से कुछ भी हो, उसको ये सब चीज़ों का नॉलेज रहना चाहिए. सब मटेरियल का ये रीजनल नॉलेज रहना चाहिए, मतलब कौन से रीजन में कौन सा मटेरियल का बनाया जाता है और ये आर्टफैक्ट कौन से मटेरियल से बना है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जानना ज़रूरी है, मालूम होनी चाहिए. नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड केमिकल नेसेसरी फॉर क्लीनिंग ऑफ. ये पॉइंट तो सेम है. क्या? इक्विपमेंट, मशीन्स वगैरह जो भी, और केमिकल जो यूज़ होगा साफ़ करने में डॉक्यूमेंट, आर्टफैक्ट और दूसरे केमिकल प्रोसेसेस. नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल ऑफ आर्ट एंड देयर डेवलपमेंट. फिर अलग अलग स्कूल, उस ज़माने में जो स्कूल्स थे, जो उसके बारे में नॉलेज, वहाँ का स्टाइल, वहाँ की कला का, कौन सी कला यूज़ होती है उसका स्टाइल और उसका डेवलपमेंट का नॉलेज रहना चाहिए. नॉलेज एंड स्किल ऑफ मेकिंग रेप्लिका मॉडल ऑफ आर्टफैक्ट एंड फॉसिल. फिर जो ओरिजिनल आर्टफैक्ट है या फॉसिल है उसका रेप्लिका बनाने का स्किल रहना चाहिए. स्किल मतलब क्वालिटी, स्किल का मतलब होता है कला. तो उसका स्टैच्यू, रेप्लिका स्टैच्यू बनाने की कला आनी चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए उसका भी. नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोच ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशन इन म्यूज़ियम. फिर म्यूज़ियम में अलग अलग एग्जीबिशन करने का नॉलेज रहना चाहिए. नेक्स्ट, राइटिंग. ये लास्ट पॉइंट देखो, एक दो पॉइंट तो सब में सेम है. क्या? रिपोर्ट लिखना और रिसर्च रिपोर्ट और आर्टिकल लिखना लास्ट में. ठीक है, ये पॉइंट सेम है. और भी दो चार पॉइंट है जो तीनों में सेम है. नेक्स्ट, तो यहाँ तक 3 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है. देखो हिस्ट्री पाने के 3 सोर्सेज है, 3 ओरिजिन है. फर्स्ट वाला है ओरल, ज़बान से बोला गया. ठीक है, जो फ्लोक सॉन्ग है एक्सेट्रा, जो ज़बानी है, कुछ रिटर्न, कुछ इसमें नहीं है. सेकेंड है रिटर्न, जो लिखा हुआ है, चाहे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ हो या फिर कॉइन पे लिखा हुआ हो या फिर कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड हो, कॉपर प्लेट पे इंस्क्रिप्शन हो एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्या है? थर्ड वाला क्या था? मटेरियल सोर्सेज. इसमें चीज़ें हैं, जो चीज़ें पाई गई.
तो ये मटेरियल सोर्सेज और रिटर्न सोर्सेज थोड़ा बहुत सेम है, मटेरियल सोर्सेज और रिटर्न सोर्सेज सेम है, ठीक है। बस इतना फ़र्क है, रिटर्न सोर्स में कुछ लिखा हुआ रहता है, मटेरियल सोर्सेज में ऐसी चीज़ है जिस पे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ उस पर नक्शी या डिज़ाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये मुझे यहाँ पे ये करेक्शन दिख रहा है, डॉक्यूमेंट की जगह आर्ट फैक्ट होगा, आर्ट फैक्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की जगह ये आर्ट फैक्ट है, यानी कलाकृति, कलाकृति की गई, बनाई गई कोई चीज़ है, यानी स्टैच्यू हो सकता है या फिर पेंटिंग एक्सेट्रा। फिर इसके लिए जो नेसेसरी ट्रेनिंग है वो है, और बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड 3, जो 3 टाइप के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दिया। सेकेंड चैप्टर के आगे के पार्ट में पढ़ते सम फेमस म्यूजियम्स। अब कुछ फेमस म्यूजियम्स के बारे में पढ़ते हैं। म्यूजियम्स are created to organize and manage the antique collected by members of royal and elite families of medieval Europe। देखो, जो रॉयल फैमिली के लोग थे या जो एलाइट फैमिली के लोग थे, एलाइट फैमिली मीन्स जो रिच फैमिली थी वो टाइम पे, तो वो लोग एंटिक चीज़ें कलेक्ट करते थे। एंटिक मतलब हटके, सबसे हटके जो चीज़ें उनको ये जमा करते थे, और उनकी इन चीज़ों को रखने के लिए या डिस्प्ले में रखने के लिए पब्लिक को भी दिखे, ठीक है। तो उसके लिए म्यूज़ियम बनाए गए। उन्होंने जो एंटिक चीज़ें जमा की थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, रॉयल फैमिली के मेंबर्स या फिर एलाइट फैमिली के मेंबर्स जो मिडाइवल यूरोप में थे, ठीक है, तो उन्होंने अपना एंटिक चीज़ों को, एंटिक कलेक्शन रखने के लिए क्या बनवाया, म्यूज़ियम्स। मतलब तब म्यूज़ियम्स बने वो पॉइंट पर। नेक्स्ट, लोवर म्यूज़ियम्स फ्रांस। अब फ्रांस में जो म्यूज़ियम है उसका नाम क्या है, लोवर। द लोवर म्यूज़ियम इन पेरिस, फ्रांस के पेरिस सिटी में, फ्रांस देश का नाम है, पेरिस कैपिटल सिटी का नाम है। कौन सा म्यूज़ियम है, लोवर, ठीक है। तो लोवर म्यूज़ियम इज इन पेरिस, वॉज एस्टैब्लिश इन 18th सेंचुरी सी। कब बनी है ये, 18th सेंचुरी में बनी। एंटिक कलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली वे एग्जिबिटेड इन लोरे म्यूज़ियम, ठीक है। जो रॉयल फैमिली के लोगों ने जो एंटिक चीज़ें कलेक्ट की थी वो ये म्यूज़ियम में अभी तक डिस्प्ले में रखी हुई है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द मच एक्लेम पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। इसमें एक खास बहुत फेमस पेंटिंग आती है, वो है मोनालिसा की पेंटिंग, ये वाली, ठीक है। तो ये होप ये पेंटिंग 9th 7th 8th स्टैंडर्ड में भी देख चुका होगा। तो ये मोनालिसा की पेंटिंग है जो सबसे हटके है। बाय लियोनार्डो डा विंसी। किसने ड्रॉ की थी पेंटिंग, लियोनार्डो डा विंसी। द वर्ल्ड रिनाउड आर्टिस्ट, मतलब वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट पूरे दुनिया। He worked under the patronage of Francis I, the King of France in 16th century। वो किसके सपोर्ट से काम कर रहा था, 16th सेंचुरी में जो फ्रांस का किंग था, क्या नाम है, फ्रांसिस I, ये उसके सपोर्ट में काम कर रहा था, यानी उसके अंडर में काम कर रहा था। कौन, लियोनार्डो डा विंसी। उसके अंडर में किंग के सपोर्ट से काम कर रहा था। क्या नाम है किंग का क्या नाम है, फ्रांसिस I। कौन से ईयर में ये फ्रांस का किंग था, 16th सेंचुरी में। द कलेक्शन इन दी लोवर म्यूजियम इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द एंटिक ब्रॉड बैक बाय नेपोलियन बोनापार्टा फ्रॉम हिज कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। अब इसमें जो कलेक्शन है ये म्यूज़ियम में, फ्रांस के म्यूज़ियम में कलेक्शन बहुत बढ़ गया जब नेपोलियन बोनापार्टा, ठीक है, इसने अपने कॉन्केस्ट मतलब जहाँ पर ये कब्ज़ा किया हुआ था, जहाँ पे ये रूल कर रहा था, जो इनकी कॉलोनीज़ थी। देखो, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये लोग वर्ल्ड के बहुत सारे देशों पर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, ठीक है, और ये वो उनकी कॉलोनीज़ थी। तो जहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टा ने कॉन्केस्ट किया था, कब्ज़ा किया था, वहाँ से उसने बहुत सारी एंटिक चीज़ें जमा करके लाई, ऑलराइट, और ये म्यूज़ियम में दी। तो जिसकी वजह से म्यूज़ियम को और बड़ा करना पड़ा, म्यूज़ियम एक्सटेंड किया गया, ठीक है। म्यूज़ियम बढ़ गया जब नेपोलियन बोनापार्टा ने अपनी जो कब्ज़ा की हुई जगह से बहुत सारी एंटिक चीज़ों को लेकर आया, ठीक है। नेक्स्ट, देखो, आगे एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। लाइक, सब्सक्राइब करो, बट शेयर करो।
प्रेजेंटली द म्यूजियम कंटेन मोर देन 3,80,000 आर्टफैक्ट। आज वो म्यूजियम में कितने आर्टफैक्ट है? 3,80,000 से ज़्यादा आर्टफैक्ट, कलाकृतियाँ म्यूजियम में मौजूद है। ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड, ये एक म्यूजियम के बारे में पढ़े। फ्रांस का म्यूजियम था, क्या नाम है? ठीक है, फ्रांस में लोकेटेड है, पेरिस में। सेकेंड हम लोग अभी कौन से म्यूजियम के बारे में पढ़ रहे हैं? इंग्लैंड में जो है ब्रिटिश म्यूजियम। द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंडन वॉज एस्टैब्लिश इन 18th सेंचुरी सी। जो ब्रिटिश म्यूजियम है लंदन में है, और वो कब बनाया गया था? 18th सेंचुरी CE में बनाया गया था। किसने बनाया? सर हैंस सलोन, अ नेचुरल साइंटिस्ट, हैंडेड ओवर अबाउट 71,000 ऑब्जेक्ट इन हिज कलेक्शन टू द किंग ऑफ इंग्लैंड जॉर्ज II। ठीक है, सर हैंस सलोन ये एक नेचुरल साइंटिस्ट है। इसने 21,000 ऑब्जेक्ट जो उसने जमा की थी, वो उस वक्त जो इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज II, उसको सौंपी, उसको दी। इट इंक्लूड सेवरल बुक्स, जिसमें बहुत सारी किताबें थी, पिक्चर्स, फोटोज़ थे, पिक्चर्स थे, स्पेसिमेन, सैम्पल्स थे ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स, हेर्बेरियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसने जो प्लांट को संभाल के रखा था उसके सैम्पल्स थे, पिक्चर्स थे, बुक्स थी। Later the collection was expanded by addition of various art objects and ancient artifact collected by the British people from, देखो बाद में इसको और एक्सटेंड किया गया। ठीक है, इसमें और चीज़ें ऐड की गई, इसमें और बहुत सारी कलाकृतियाँ और बहुत सारे कला के सामान ऐड किए गए ब्रिटिश लोगों के द्वारा। ब्रिटिश जो इंग्लैंड के लोग हैं उनको ब्रिटिश कहते हैं। फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनीज से जो ब्रिटिश लोगों ने जमा किया था। देखो इंडिया एक ब्रिटिश की कॉलोनी था, ऐसा ही चाइना भी ब्रिटिश की कॉलोनी था। तो बहुत सारे देश जो ब्रिटिश के कब्जे में थे वो ब्रिटिश की कॉलोनी थे। तो वहाँ से जो ब्रिटिशर्स ने चीज़ें लेकर आए अपने देश में, इंग्लैंड में, वो वहाँ के म्यूजियम में रखी गई। प्रेजेंटली द म्यूजियम कलेक्शन कंप्राइजेज अबाउट 80 लाख ऑब्जेक्ट। आज वो ब्रिटिश के म्यूजियम में कितने ऑब्जेक्ट है? 80 लाख ऑब्जेक्ट है। और फ्रांस का जो म्यूजियम है लोवर में कितनी है? 3,80,000 है, और यहाँ पे उससे कहीं ज़्यादा 80 लाख ऑब्जेक्ट है। तो फ्रांस में जो म्यूजियम है, क्या नाम है? लूवर। ठीक है, तो लूवर जो म्यूजियम है उसमें 3,80,000 आर्टफैक्ट है, और ब्रिटिश का जो म्यूजियम है उसमें 80 लाख। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लूवर में 3,80,000 है, और ये ब्रिटिश का जो म्यूजियम है इंग्लैंड में जो म्यूजियम है उसमें 80 लाख ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड का पिक्चर दिया है। ऑलराइट, और ये जो ल्यूवर का जो म्यूजियम है उसमें खास चीज़ ये है, पेंटिंग मोनालिसा की। ऑलराइट, ल्यूवर म्यूजियम में मोनालिसा की पेंटिंग है जो बहुत वर्ल्ड फेमस है। और ये यहाँ पे एक दूसरा इमेज दिया है, वो ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड का दिया है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, एक और म्यूजियम है अब अमेरिका का म्यूजियम। फर्स्ट म्यूजियम हमने फ्रांस का देखा था, लूवर नाम का। सेकेंड म्यूजियम ब्रिटिश का देखा, ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड में। थर्ड म्यूजियम अमेरिका में है, इसका नाम है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। किधर लोकेटेड है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। दिस म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री मैनेज्ड बाय स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश इन 1846 CE। कब बना ये? 1846 CE में। कौन इसको मैनेज कर रहा था? स्मिथसोनियन। ठीक है, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ये इसको मैनेज कर रहा था। इट हाउसेज मोर देन 12 करोड़ 120 मिलियन स्पेसिमेंस ऑफ फॉसिल। इट हाउसेज मतलब इसमें रखे हुए हैं 12 करोड़ यानी 120 मिलियन सैम्पल्स, स्पेसिमेंस मतलब सैम्पल्स ऑफ फॉसिल, प्लांट और एनिमल के फॉसिल। 12 करोड़ प्लांट और एनिमल के जो डेड रिमेनिंग रहते हैं ना, प्लांट और एनिमल के डेड रिमेनिंग। ठीक है, तो उसका सैंपल रखा हुआ है, स्पेसिमेंस ऑफ फॉसिल एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, फॉसिल मतलब जो अर्थ के अंदर दब के पुराना हो गया, सड़ गल गया वैसा, और प्लांट और एनिमल का रिमेनिंग। ऐसे 12 करोड़ सैंपल रखे हुए हैं। मिनरल्स, रॉक, ह्यूमन फॉसिल एंड आर्टिफैक्ट, उसमें मिनरल्स भी रखे हुए हैं,
रॉक्स पत्थर भी है, ह्यूमन्स फॉसिल इंसानों की भी जो हड्डियां हैं, जो मतलब डेड बॉडीज है जो दब के फॉसिल बन चुकी है एक्सेट्रा, और आर्टिफैक्ट। सो ये कहाँ का म्यूजियम है? अमेरिका का। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इधर 12 करोड़ से ज़्यादा सैंपल रखे हुए फॉसिल के, और बचे हुए प्लांट, पेड़ पौधे, एनिमल्स जो फॉसिल जैसे हो जाते हैं यानी डेड हो जाते हैं, मिनरल्स है, रॉक है, ह्यूमन फॉसिल है और आर्टिफैक्ट है। नेक्स्ट है म्यूजियम इन इंडिया। नेक्स्ट म्यूजियम हमारे इंडिया में, ठीक है। म्यूजियम इन इंडिया, द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, इंडियन म्यूजियम, वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कोलकाता। इंडिया में जो पहला म्यूजियम बना वो किसने बनाया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किधर बनाया? कोलकाता में, इन 1814। कब? 1814 में, CE। द सेकेंड म्यूजियम इन इंडिया, गवर्नमेंट म्यूजियम, वॉज एस्टैब्लिश इन चेन्नई। सेकेंड म्यूजियम कहाँ बना? चेन्नई में, और इसका नाम था गवर्नमेंट म्यूजियम। ये कब बना? 1851 CE में। द नेशनल म्यूजियम वॉज एस्टैब्लिश इन दिल्ली। फिर थर्ड म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम, वो कहाँ एस्टैब्लिश हुआ? दिल्ली में। कब? 1949 में। नेक्स्ट, प्रेजेंटली देर आर सेवरल म्यूजियम इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। और बहुत सारे अभी म्यूजियम हैं इंडिया के अलग अलग राज्यों में, स्टेट्स में। यूजुअली द बिग म्यूजियम हैज़ देयर ओन आर्चिव एंड लाइब्रेरी। जो बड़े म्यूजियम हैं, ज़्यादातर जो बड़े म्यूजियम हैं उनकी आर्चीव्स और लाइब्रेरी उसके साथ ही होती है। सब म्यूजियम्स है एफिलिएटेड। आर्चीव्स मतलब जहाँ पे पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुरानी बुक्स रखी हुई है, उसको आर्चीव्स कहते हैं। और लाइब्रेरी बुक्स को कहते हैं, जो हिस्टोरियंस बुक लिखे हैं वो लाइब्रेरी, या जो हिस्टोरिक चीज़ें उनके बारे में बुक्स है वो लाइब्रेरी। सब म्यूजियम है एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़। देखो कुछ म्यूजियम यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ मैनेज कर रही है उसको। सम म्यूजियम्स ऑल्सो ऑफर कोर्स इन म्यूजियोलॉजी, और कुछ म्यूजियम्स में कोर्स भी करवाया जाता है, कोर्सेस यानी म्यूजियम का कोर्स, म्यूजियम को कैसे संभाला जाए या म्यूजियम की स्टडी, म्यूजियोलॉजी। Following are some of the well-known institute and university which offers degree and diploma courses in museology. देखो नीचे कुछ नाम दिया है, ये कुछ इंस्टीट्यूट है, कुछ कॉलेजेस है जो म्यूजियोलॉजी जहाँ पे म्यूजियोलॉजी का कोर्स कराया जाता है। तो पहला है नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, दूसरा है महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी वडोदरा, ठीक है, वडोदरा मीन्स गुजरात, वडोदरा मीन्स गुजरात में महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज कोलकाता यूनिवर्सिटी जो कोलकाता में है। नेक्स्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है। नेक्स्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, और जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ पे म्यूजियोलॉजी का कोर्स सिखाया जाता है। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। इन 1904 CE, some influential resident of Mumbai decided to establish a museum to commemorate the visit of Prince of Wales to India। ठीक है, 1904 में कोई मुंबई का रहवासी ने मतलब एक म्यूजियम जैसा बनाया, किसके वेलकम के लिए? प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में आ रहा था तो उसके कॉमरेट मतलब उसके वेलकम के लिए एक म्यूजियम बनाया, ठीक है। आगे, इन द मंथ ऑफ नवंबर 1905 CE द फाउंडेशन वॉज लेड ऑफ द म्यूजियम बिल्डिंग। और उसके एक साल बाद उसने म्यूजियम बनाने का सोचा, और एक साल बाद यानी 1905 में म्यूजियम बनाने की बिल्डिंग मतलब म्यूजियम की बिल्डिंग का फाउंडेशन रखा गया, यानी काम शुरू हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नेम ऑफ द म्यूजियम विल बी प्रिंस ऑफ वेल्स। और उसने म्यूजियम का नाम क्या रखने का सोचा था? प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। उसने नाम क्या सोचा था वो म्यूजियम का? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। इट हैज़ रीनेम्ड एज छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इन 1998। लेकिन 1998 में वो म्यूजियम का नाम चेंज करके क्या रखा गया? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। तो ये इमेज है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय का इमेज, ऑलराइट, उसका पिक्चर। और ये बिल्डिंग कैसी है?
द बिल्डिंग ऑफ द म्यूजियम इज बिल्ड इन इंडो गोटिक स्टाइल। ये बिल्डिंग ये स्टाइल में बनी है। इंडो गोटिक स्टाइल मतलब इंडिया, और देखो ये ऐसा डोम रहेगा ऊपर और फिर नीचे मतलब ऐसा पैलेस की तरह थोड़ा सा ऐसे डोर रहते हैं ऐसे शेप में, इसको बोलते हैं इंडो गोटिक स्टाइल। मतलब इसके आर्किटेक्ट को कहा जा रहा है कि उसका आर्किटेक्ट कौन से स्टाइल का है, इंडो गोटिक स्टाइल। इट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग इन मुंबई। इसको क्या ग्रेड दिया गया है, ग्रेड 1। ठीक है, इसको क्या स्टेटस दिया गया है, ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग का। मुंबई की ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग है ये। द म्यूजियम हाउस इज अबाउट 50,000 एंटिक्स। ये म्यूजियम में रखे गए हैं कितने, 50,000 एंटिक, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वो एंटिक को 3 हिस्सों में बांटा गया है, आर्ट वाले एंटिक्स, आर्कोलॉजी वाले एंटिक्स और नेचुरल हिस्ट्री वाले एंटिक्स। आर्ट, आर्कोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ऐसे 3 एंटिक्स में इसको डिवाइड किया गया है। ऑलराइट, सो मैं ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो लेंदी हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे लाइब्रेरी एंड आर्चिव्स। देखो शॉर्ट में बता दूँ, म्यूजियम्स का जो टॉपिक है बहुत सिंपल और इजी है। थोड़ा सा स्टार्टिंग पार्ट टफ था चैप्टर का, जिसमें ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री और उसकी नेसेसरी ट्रेनिंग, रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री उसकी नेसेसरी ट्रेनिंग, और मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री उसकी नेसेसरी ट्रेनिंग। ये थोड़ा सा टिपिकल था, टिपिकल तो नहीं है क्योंकि उसमें भी हर एक में कुछ ना कुछ मैच हो रहा है, तो थोड़ा सा वैसे इजी है बट थोड़ा बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। इसके अलावा जो म्यूजियम्स के बारे में दिया है इट्स वेरी इजी। तो हमने अभी ये चैप्टर में 3 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़े और 4-5 म्यूजियम्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एक फ्रांस में लोवर, सेकेंड ब्रिटिश का म्यूज़ियम इंग्लैंड में, थर्ड अमेरिका का म्यूज़ियम जिसके बारे में बहुत थोड़ा सा लिखा है, और इंडियन म्यूज़ियम्स के बारे में, और फाइनली छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के बारे में ये वीडियो में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे लाइब्रेरी आर्चीव्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऑलराइट, नहीं अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो। शेयर द वीडियो विद ऑल योर 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो। थैंक यू।